नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। आज शो में हम क्या खास चर्चा करने जा रहे हैं वो आपको बताते हैं। आज हम जानेंगे ऐसा निवेश जो बचा सकता है आपका टैक्स, और टैक्स बचाने के साथ साथ आपको अच्छा खासा मुनाफा भी कमा के दे सकता है। वैसे ट्रेडिशनल जो निवेश के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसे टैक्स सेविंग हम निवेश कहते हैं, उसमें ज्यादातर हम जो रिटर्न है उसकी उम्मीद नहीं करते। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए टैक्स बचाने के साथ साथ मतलब निवेश में आप मुनाफा भी कमाना चाहते हैं, अच्छा रिटर्न भी चाहते हैं, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। इन तमाम ऑप्शंस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ आज शो में शामिल है प्रवीण बाजपेयी, फाउंडर ऑफ फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स। प्रवीण, आपका बहुत स्वागत है शो में। थैंक यू स्वाति। क्या खास आज हम चर्चा करेंगे शो में, जरा इसकी सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम जानेंगे क्या सिर्फ टैक्स बचत के लिए ELSS चुनना सही है, रेगुलर से कैसे अलग होते हैं टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, ATC के तहत टैक्स बचत के लिए क्या क्या है विकल्प आपके पास, साथ ही टैक्स सेविंग के लिए निवेश करते वक्त क्या रखें ध्यान। तो टैक्स सेविंग निवेश की जब बात होती है प्रवीण, यूं तो बहुत सारे हमारे पास टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। ट्रेडिशनल है और उसमें कई जो कंपैरेटिवली नए हैं वो भी है हम सबके सामने, जिसमें हम ELSS की भी बात करेंगे और तमाम कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी है जिसके जरिए हम टैक्स बचत कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे पॉपुलर है आजकल, जिसमें लोग समझते हैं कि हाँ हम टैक्स बचत के साथ साथ कमा सकते हैं एक अच्छा मुनाफा भी, उस पर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम काफी ज्यादा माना जाता है। एक एक करके ऑप्शन की बात करें उससे पहले, टैक्स सेविंग फंड में पैसा डालने से पहले किसी भी निवेशक को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? राइट स्वाति, एक तो ये टैक्स सेविंग का सीजन है, बिकॉज यूजुअली जनवरी से मार्च तक लोगों को ध्यान में आता है कि हमें अपनी ATC की बचत करनी है, जिसमें ELSS यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसको हम सिंपली टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं, वो एक काफी पॉपुलर ऑप्शन है। और इन फंड्स में एक्चुअली इन 3 महीनों में काफी ज्यादा इनफ्लोज भी देखे जाते हैं। सो कोई इन्वेस्टर अगर इस ऑप्शन को चूज करना चाहता है अपनी टैक्स सेविंग के लिए, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इक्विटी लिंक्ड है स्वाति, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी का हमेशा एक एलिमेंट रहेगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट होंगी जैसे कि एक रेगुलर म्यूचुअल फंड करता है। तो एक तो वोलेटिलिटी का एस्पेक्ट माइंड में रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, अपना टाइम होराइजन इन्वेस्टर को सेट करना, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वैसे तो इन फंड्स का जो एक लॉक इन पीरियड है सिर्फ 3 साल का होता है, बट अगर हम एक ब्रॉडली बात करें तो कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट हम लोग 5 से 6 साल के कम टेन्योर के लिए नहीं रिकमेंड करते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि चाहे लॉक इन 3 साल का हो, थोड़ा सा अपना टाइम होराइजन लंबा लेके चले, ताकि इक्विटी उनको वो बेनिफिट दे सके जो कंपाउंडिंग का। उसके अलावा ओवरऑल अपना रिस्क प्रोफाइल, एसेट एलोकेशन, इन बेसिक चीजों को ध्यान में रखते हुए ओवरऑल पोर्टफोलियो में उनका ये फंड कहाँ फिट होता है, कैसे फिट करेंगे, इन सारी ब्रॉडर एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ही टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसा कि ट्रेंड आपने भी कहा प्रवीण, की जनवरी से लेकर मार्च तक का एक ऐसा समय होता है जब लोगों को अचानक से याद आता है कि उन्हें टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो उसमें ELSS में बहुत ज्यादा इनफ्लोज देखे जाते हैं। क्या इस बात से ये समझा जाए कि लोगों ने ELSS को प्राइमरीली टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर ज्यादा माना है? जैसा अभी आपने बोला कि ELSS में एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना सही रहता है, क्योंकि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है तो इक्विटी लंबे समय के लिए फायदेमंद रहती है। तो जो लोग इस धारणा के साथ ELSS में निवेश करते हैं या करना चाहते हैं, उनको आप क्या राय देंगी? राइट स्वाति, एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं और हम इस टाइम पे सोच रहे हैं कि अब हम कहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट करें, तो हम लोग कहीं ना कहीं रिटर्न्स चेक करना शुरू करते हैं, बिकॉज अट्रैक्टिव रिटर्न्स जब हमें डबल डिजिट में दिखते हैं, जो इक्विटी में एक लंबे समय में मिल सकते हैं इन्वेस्टर्स को, तो वो एक इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग ऑप्शन बन जाता है इन्वेस्टर्स के लिए, अट्रैक्ट होते हैं। उसके अलावा स्वाति क्या है, बिकॉज टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स का लॉक इन सिर्फ 3 साल का है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरीके से इन्वेस्टर्स कोरिलेट करना शुरू करते हैं कि रिटर्न्स भी बहुत अच्छे बन जाएंगे और जो लॉक इन है वो भी सिर्फ 3 साल का है।
पर इस कॉम्बिनेशन को समझना जरूरी है कि चाहे लॉक इन 3 साल का है, बट जो रिटर्न्स हैं, जो अच्छे रिटर्न्स हैं, वो एक लंबे समय में ही बढ़ेंगे। इसीलिए सबसे पहली चीज तो है, ये अप्रोच थोड़ी सी गलत है कि लास्ट मिनट अपनी टैक्स प्लानिंग करें। एंड यूजुअली स्वाति देखा गया है कि इन्वेस्टर्स पास जो भी बेस्ट रिटर्न वाले टैक्स सेविंग ऑप्शंस होते हैं उस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डाल देते हैं। इसीलिए अक्सर इन्वेस्टर्स एक्चुअली दे इवन एंड अप विद 5-7 टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज वो हर साल एक नया टैक्स सेविंग फंड चुन लेते हैं। तो ये जो अप्रोच है ये एक सही नहीं है, बिकॉज टैक्स सेविंग जो है या टैक्स प्लानिंग है वो एक्चुअली आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का ही पार्ट होना चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक ओवरऑल आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का। एब्सोल्युटली प्रॉब्लिन। इनफैक्ट अगर हम एएलएसएस की बात करें, ये बात समझना जरूरी है कि एक रेगुलर इक्विटी म्यूचुअल फंड से जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होता है, जो जिसमें हम ईएलएसएस का माफ कीजिए जिक्र कर रहे हैं, उसमें जो इक्विटी का पोर्शन है वो कितना होता है, ये दर्शक समझना चाहते हैं, जिससे उन्हें मालूम चले कि उनका इक्विटी का एक्सपोजर उस फंड में टैक्स सेविंग के साथ साथ कितना है। स्वाति, यहाँ मैं ब्रॉडली आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे अगर हम रेगुलर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स को पता होता है कि हम लार्ज कैप में पैसा डाल रहे हैं, हम मिड कैप में डाल रहे हैं, हम फ्लेक्सी कैप में डाल रहे हैं या सेक्टोरल फंड में डाल रहे हैं। तो नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ऐसे रहता है, और उनको मिनिमम 65% एट ऑल टाइम्स अपना इक्विटी में रखना होता है इन म्यूचुअल फंड्स को। जबकि जब हम टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि हमें लार्ज कैप में कितना रखना है, मिड कैप में कितना रखना है। सो एक तरीके से आप उनको कंपेयर कर सकते हो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के साथ, जहां पे वो अक्रॉस मार्केट कैप्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज ये बेनिफिट होता है फंड मैनेजर के पास कि वो जहां अपॉर्चुनिटी देखे वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट स्वाति, यहाँ पे जो एक थोड़ा सा समझने की जरूरत है इन्वेस्टर्स को, वो ये है कि ईएलएसएस में मिनिमम फंड मैनेजर को 80% अपनी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में एट ऑल टाइम्स बनाए रखनी है। यानी कि जो कंपोनेंट ऑफ इक्विटी है इस फंड में वो एट ऑल टाइम्स हायर होगा एज कंपेयर टू अ रेगुलर ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड। और 3 साल से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते, ये डिसिप्लिन जरूर इनकलकेट करता है। बट स्वाति, मैं यही एक चीज पे एम्फेसिस दूंगी कि इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को सेट राइट करना बहुत जरूरी है कि कोई भी इन्वेस्टर जो ईएलएसएस में आ रहे हैं, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में आ रहे हैं, वो लंबे समय का ही सोच के आए। सिर्फ इस चीज से अट्रैक्ट ना हो कि 3 साल का है, 3 साल में निकल जाएंगे। एंड लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स वांट टू डू द रोटेशन में, जैसे हम चौथे साल में वही पैसा वापस निकाल के फिर डाल देंगे अपनी एटीसी की इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ऐसा ना सोचे, बिकॉज जैसे आज अभी मार्केट्स इतनी हाई हैं, हमें नहीं पता 3 साल बाद मार्केट्स कहाँ जाती हैं। आज कोई लमसम में इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो इन्वेस्टर्स को अपना टाइम होराइजन डेफिनेटली यहाँ लंबा रख के आना है, और इस चीज को समझना है कि यहाँ पे इक्विटी कंपोनेंट इन फंड्स में रेगुलर फंड्स के मुकाबले हमेशा ज्यादा बना होगा। अब मानिए कि एक निवेशक के पोर्टफोलियो में, जैसा अभी आपने बोला राइटली कि कई जो निवेशक होते हैं अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स शामिल कर लेते हैं। अब इसमें ध्यान रखने की बात तो ये भी है कि 1.5 लाख से ऊपर आपको एटीसी के अंडर बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब ये तो एक कैपिंग है 1.5 लाख की। इसमें आप फिर चाहे ईएलएसएस ऐड कर ले, आपके जो पोर्टफोलियो में पीपीएफ भी है जो एक ट्रेडिशनल सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, या और भी आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे ऐड कर लेते हैं। आइडियल जो मिक्स है पोर्टफोलियो का प्रॉब्लम, वो कैसा होना चाहिए जिससे कि आप 1.5 लाख का बेनिफिट भी ले लें और साथ ही ईएलएसएस या फिर पीपीएफ में भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं, इनफैक्ट एनपीएस में अगर करना चाहते हैं 50,000 एडिशनल उसमें आपको बेनिफिट अगर मिल सकता है, तो एक आइडियल पोर्टफोलियो मिक्स टैक्स सेविंग के पर्पज से कैसा हो किसी के निवेश में? आइडियली स्वाति, जैसे मैंने बोला कि क्योंकि टैक्स प्लानिंग हम एक ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का ही पार्ट मान के चलते हैं। सो हम अगर मान के चले कोई इन्वेस्टर है जो इस टाइम पे अराउंड 30 इयर्स के हैं, उनका वर्क लाइफ अनदर 30 इयर्स की है,
पहली बात तो ये है कि जो टैक्स सेविंग का इंस्ट्रूमेंट है वो उसको एक ऐसा ऑप्शन मान के चले जो उनको एक लॉन्ग टाइम होराइजन में एक अच्छा कॉर्पस बना के दे सकता है। क्योंकि स्वाति, एक बार कोई भी इंसान कमाना शुरू होता है तो एक बेसिक जो टैक्स सेविंग की उनकी रिक्वायरमेंट है वो थ्रू हिज वर्क लाइफ बनी रहेगी। तो पहले तो इसको एक ऐसा आप मीडियम लेके चल सकते हैं कोई भी इन्वेस्टर कि इस इन्वेस्टमेंट को ऐसे ही प्लान करें जो उनको आने वाले फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेकेड्स वो करते रहें। उसके बाद नेक्स्ट चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्वाति यहाँ पे कि अपनी एसेट एलोकेशन पहले वो समझे कि वो कैसे रखना चाहते हैं। कोई इन्वेस्टर जो लेट्स से 30 इयर्स के हैं वो अपना ज्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में रख सकते हैं बिकॉज द पर्सन इज यंग। तो अगर हम सिर्फ ऐसा मान के चले कि वो 1.5 लाख डालने वाले हैं जो अपना ओवरऑल टैक्स सेविंग के लिए, उसमें से वो प्रोबेबली 50,000 का कंपोनेंट अपना पीपीएफ में डाल सकते हैं, 1 लाख तक अपने टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं। बट लेट्स से किसी इन्वेस्टर की कैपेसिटी ज्यादा इन्वेस्ट करने की है, यानी कि वो ऑलरेडी 1,50,000 अपने ईपीएफ या पीपीएफ में डाल रहे हैं, तो वो काफी अच्छी बात है स्वाति, बिकॉज उसको वो एक अपने फिक्स्ड इनकम साइड ऑफ पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और फिर एएलएसएस ना उठाएं, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए एक रेगुलर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड उठा लें। सो जो कॉम्बिनेशन है वो एक ओवरऑल उनकी एसेट एलोकेशन, रिस्क एपेटाइट, फाइनेंशियल गोल्स को मद्देनजर रखते हुए बनना चाहिए। एंड जो भी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड वो अगर उठाना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, उसको अपने ओवरऑल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का कंपोनेंट मान के चले। ये कुछ आइसोलेशन में अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं होनी है, ये ओवरऑल उनकी जो पोर्टफोलियो होगा उसी का पार्ट होना चाहिए, जिसमें से कह लीजिए फिक्स्ड इनकम में पीपीएफ, ईपीएफ उनको फिक्स्ड इनकम साइड उनका बिल्ड कर सकते हैं, एंड टैक्स म्यूचुअल फंड्स या ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स उनका एक ऐसा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं जो उनको लंबे समय में एक अच्छा कॉर्पस दे सकता है। बिल्कुल प्रबलीन। इनफैक्ट जो लोग अब टैक्स सेव करने के लिए इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए ऑलरेडी लेट तो हो गई है, क्योंकि शुरुआत आपको फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में करनी थी। लेकिन क्योंकि इस समय अगर करना है तो जो एक मुश्त निवेश, जिसको हम कहेंगे कि हाँ एक मुश्त निवेश करके आप टैक्स सेविंग में पैसा डाल सकते हैं, उसमें एएलएसएस एक ऑप्शन हो गया, पीपीएफ भी एक ऑप्शन है डेफिनेटली प्रबलीन, क्योंकि पीपीएफ ट्रेडिशनली काफी पॉपुलर ऑप्शन रहा है। हालांकि फिक्स्ड इनकम की जो ब्याज दरें हैं वो कुछ खास आकर्षक नहीं है आजकल के टाइम में, इक्विटी उससे ज्यादा बेहतर रिटर्न इस वक्त दे रहा है। तो तमाम जो एटीसी में निवेश के और भी ऑप्शंस है, ईपीएफ तो डेफिनेटली मैंडेटरी है क्योंकि जो नौकरी पेशा है उसके सैलरी से प्रोविडेंट फंड तो कटता ही है। उसके अलावा पीपीएफ में या एनपीएस है, एडिशनल टैक्स बेनिफिट के लिहाज से सुकन्या समृद्धि योजना है, जैसे मानिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से जो सोच रहा है कि हाँ एसएसवाई में उसको करना है या अभी भी अगर करना चाहते हैं, यूलिप प्लान्स भी होते हैं एटीसी के तहत बेनिफिट देने वाले, टैक्स सेविंग एफडी और उसके अलावा एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें आपका पसंदीदा अपार्ट फ्रॉम ईएलएसएस कौन सा ऑप्शन है? स्वाति, मैं एक बार हल्का सा फिर से रन थ्रू करती हूँ इन्हीं ऑप्शंस के साथ। जैसे ईपीएफ है, ये मोस्टली कोई भी जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे होंगे वो अपना कटवा रहे होंगे, इसमें एक अच्छा परसेंटेज उनको मिलता है, मोस्टली इट्स अबव 8%। और ये ईईई यानी कि एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आ जाता है, सो दिस इज अ गुड ऑप्शन। इसके अलावा स्वाति जो पीपीएफ है वो अगेन एक अच्छा ऑप्शन है, थोड़े से इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, बट अगेन जो आपका फाइनल अमाउंट है स्वाति यहाँ पे वो टोटली टैक्स फ्री है एंड सॉवरन है, इन द सेंस दैट दीज आर टोटली सेफ इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा स्वाति तो ये तो मेरे थोड़े फेवरेट हैं ईएलएसएस को छोड़ के। तो अगर किसी ने कॉम्बिनेशन बनाना है इन दोनों के साथ, और एक सुकन्या समृद्धि को भी स्वाति देख सकते हैं जिनका गर्ल चाइल्ड है, बिकॉज यहाँ पे भी अराउंड 7.6% का इस टाइम पे इंटरेस्ट चल रहा है, एंड एक बच्चे के लिए भी प्लानिंग हो जाएगी एक लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से, और आपके साथ साथ टैक्स सेविंग भी हो जाएगी। इनफैक्ट मैं यहाँ पे फेवरेट के अलावा ये भी बताना चाहूंगी कि किसको अवॉइड करें। जैसे यूलिप्स हो गए स्वाति, इनमें क्या होता है, एक बार आपने डालना शुरू किया तो 5 साल तक डालने की एक तरीके से कह लीजिए आपकी बंदिश हो जाती है, और यहाँ पे इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट का एक मिक्स होता है, जहां पे कई लोगों को ये अच्छा लगता है
बट ये समझना जरूरी है कि जो आपका इंश्योरेंस कवर ये आपको ऑप्शन देगा वो सिर्फ 10 टाइम्स ऑफ प्रीमियम है। तो अगर आपने पूरा 1.5 लाख डाल दिया तो भी आपको सिर्फ 15 लाख का एक कवर मिला। तो इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को अवॉइड करें बिकॉज या मोर्टेलिटी चार्जेस हाई रहते हैं। सो यूलिप आई वुड से इन्वेस्टर्स शुड अवॉइड। एंड फिक्स डिपॉजिट जो होती हैं 5 years वाली उसको भी अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज वहां पे एटीसी का बेनिफिट मिल जाता है बट जो इंटरेस्ट होता है वो अगेन टैक्सेबल होता है। सो पीपीएफ, ईपीएफ एंड सुकन्या, दीज थ्री आर लेट्स से माय फेवरेट्स अदर देन ईएलएसएस। जी चलिए, यहाँ पर फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद ये भी समझेंगे कि एक अच्छे ईएलएसएस फंड का चुनाव आप कैसे कर सकते हैं और टैक्स सेविंग फंड में निवेश करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा रहेगी जारी। देखते रहिए मनी गुरु। मनी गुरु में आज हम बात करें टैक्स सेविंग निवेश की। साल का वो वक्त आ चुका है जब आपको टैक्स सेव करने के लिए निवेश करना होता है। वैसे निवेश करने का समय तो उससे पहले भी था, ज्यादा अच्छा समय था, लेकिन अब अगर अभी भी आपने निवेश नहीं किया तो अभी आप कर सकते हैं। प्रबलीन बाजपेयी हमारे साथ, जिनसे हम अपनी बातचीत जारी रख रहे हैं। प्रबलीन, ये आप समझना चाहेंगे जो हम जैसे ईएलएसएस का काफी ज्यादा जिक्र किया, एक अच्छा ईएलएसएस फंड किसी को अगर चुनना है तो किन पैमानों पर ऐसे किसी फंड को परखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखें? जी स्वाति, जो ईएलएसएस फंड्स हैं क्योंकि ये अक्रॉस मार्केट कैप्स इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इनमें कोई बहुत थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को देखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे उनको पहले से नहीं पता चलेगा कि जस्ट एक कैटेगरी के हिसाब से कि मिड कैप है, लार्ज कैप है या स्मॉल कैप है। सो अगर कोई ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको थोड़ा सा उनको ऐसे देखना है कि वो उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो के हिसाब से भी मैच करे। लेट्स से किसी इन्वेस्टर के पास ऑलरेडी एक स्मॉल कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है और एक उनने फ्लेक्सी कैप फंड रखा है। अब उनके क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं, वो कितने टाइम के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्वाति, उस हिसाब से वो ईएलएसएस का चुनाव करें। अगर वो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा अब हमारा स्मॉल कैप और मिड कैप का एलोकेशन है तो ऐसे इन्वेस्टर को एक ऐसा फंड चुनना चाहिए जो थोड़ा लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो बिकॉज वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। सो ऐसे में जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक्सिस का जो फंड है वो अराउंड 80% लार्ज कैप में लगाता है। सो प्रॉब्ली ऐसा फंड। दूसरी चीजें जो वो लोग देख सकते हैं जब एक इन्वेस्टमेंट उन्हें करनी है ईएलएसएस फंड्स में, क्योंकि लंबे समय के लिए रखने हैं, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियोज भी थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्वाति। एंड टिपिकली ईएलएसएस बिकॉज दे कम विद द लॉक इन, इनके एक्सपेंस रेशियोज 1.6 से लेके 2.5% तक जाते हैं। थोड़ा सा नजर एक एक्सपेंस रेशियोज पे भी रखें क्योंकि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इम्पैक्ट कर सकता है उनके रिटर्न्स को। उसके अलावा बिकॉज दीज फंड्स अगेन आप अगर एक बार इन्वेस्टमेंट शुरू की तो कोई भी इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में थोड़े टाइम बनाए रखेंगे, हम सलाह देंगे। तो ऐसे में उसका एक ओवरऑल मैच होना उनके ब्रॉडर गोल्स के साथ बहुत जरूरी है।
दो से ज्यादा स्वाति ELSS फंड्स का चुनाव ना करें और उनका बेसिकली मार्केट कैप जो है वो अपने प्रेजेंट पोर्टफोलियोज के साथ मैच कर लें, ताकि उनका रिस्क प्रोफाइल जो ओवरऑल है वो सही बैठे किसी इन्वेस्टर का। अगर कोई जैसे 5 साल के लिए ही इन्वेस्टमेंट सोच के चल रहे हो कि आज हम इन्वेस्ट करेंगे और 3 साल तो मिनिमम लॉक इन है ये और 5 साल तक रह जाएंगे, तब थोड़ा लार्ज कैप का फंड। अगर कोई ऐसा सोच के चल रहे हैं कि नहीं और लंबा रह सकते हैं, रिस्क एपेटाइट हायर है स्वाति, देन ऐसा ELSS देख लें जैसे जिसका मिड कैप एंड स्मॉल कैप में एलोकेशन ज्यादा हो। सो बिकॉज ऑल ELSS फंड्स आर ब्रॉडली जो इनका फ्लेक्सी कैप होने की वजह से हल्का सा एक बार डीपर जाके उनका मार्केट कैप्स का एलोकेशन चेक कर ले बिफोर इन्वेस्टिंग। उसके अलावा स्वाति कोई भी फंड जो अभी जिसका AUM बहुत ही हल्का हो, बहुत कम हो, वो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज वहां पे एक्सपेंस रेशियोज थोड़े हाई हो जाते हैं। ओके अब एक बहुत जरूरी सवाल जो इनफैक्ट कई दर्शक भी जानना चाहते हैं प्रबलीन आपसे, वो ये कि टैक्स सेविंग के लिए SIP बेटर ऑप्शन रहता है या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहता है? स्वाति बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टमेंट है और हमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का एडवांटेज मिलता है SIP में। सो अगर एकदम वन लाइन आंसर है, स्ट्रेट है, तो मैं बोलूंगी कि SIP करें। पूरे अगर किसी ने 1.5 लाख डालने हैं तो 12,500 की वो SIP कर सकते हैं। लेट से हाफ उनका PPF में जा रहा है या EPF में जा रहा है तो बाकी का उसी हिसाब से SIP कर सकते हैं। बट स्वाति अगर कोई ऐसे इन्वेस्टर है जो ये सोचते हैं कि नहीं हमें निकाल लेना है एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, तो ऐसे इन्वेस्टर को शायद लमसम में इन्वेस्ट करना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज समझने की है कि जो हर इन्वेस्टमेंट, जो हर इंस्टॉलमेंट जाएगी SIP की, वो हर इंस्टॉलमेंट 3 साल के लॉक इन हो जाएगी। यानी कि आज जो हमने डाला है वो 3 साल बाद निकालेंगे, जो हम मई में डालेंगे वो 3 साल के बाद मई में निकाल पाएंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट लॉक इन में होगी, तो इन्वेस्टर्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्वाति आइडियली चूज करें। बट फॉर द रुपी कॉस्ट बेनिफिट एडवांटेज, अगर ऐसा कोई बंदिश नहीं है इन्वेस्टिंग के ऊपर, देन आई प्रेफर द SIP मोड। तो एक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की अगर बात करें, एक्विटी रिलेटेड आपका इन्वेस्टमेंट, तो SIP बेटर है, क्योंकि जाहिर तौर पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो फायदा है आपको SIP से ही मिल सकता है। लेकिन प्रबलीन, अब साल का ऐसा समय जब एकमुश्त जो निवेश है वो ही मजबूरन निवेशकों को करना पड़ेगा। जी स्वाति, हम ऑलरेडी जनवरी लाइक मिड हो चुका है और बहुत कम टाइम है और मार्केट्स काफी ट्रिकी हैं इस टाइम पे, बजट आने वाला है, तो आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है डिसाइड करना कि कैसे डाला जाए। तो अगर किसी को अभी अपना इन्वेस्टमेंट करना है इस साल का, सो आई वुड से कि जैसे सपोज करिए कोई DSP का टैक्स सेवर उठाता है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना पैसा DSP के लिक्विड फंड में डाल दें एंड दे कैन डू अ वीकली STP। और अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, मार्केट्स कहीं पे गिरती हैं, तो वो थोड़ा बड़ा अमाउंट उस फंड में शिफ्ट कर सकते हैं थ्रू द स्विच ऑप्शन, बिकॉज बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट करने का स्कोप नहीं है। एंड समबडी, एनी इन्वेस्टर जिनको लगता है कि नहीं हमने तो 10 से 12 साल बने रहना है, लंबा ही सोच के चल रहे हैं, फिर स्वाति वहां पे हमें बहुत ज्यादा टाइमिंग को मतलब उस पर गौर करने की जरूरत नहीं है। देन तो वो अपना इन्वेस्टमेंट 2 से 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करके कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे भी लमसम में। और शो के एंड में इनफैक्ट मैं आपसे आने वाले बजट के रिलेटेड जानना चाहती हूं प्रबलीन, क्योंकि आपकी काफी बाकी एक्सपर्ट से भी बातचीत होती होगी और आप किसी निवेशक की नब्ज को भी बार बार समझती होंगी कि वो क्या जानना चाहते हैं और क्या चाहते हैं। जो 1.5 लाख का जो एक टैक्स अभी जो एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर इतने सारे ऑप्शंस हम सबके पास है, जिसका आज हमने चर्चा की है, क्या इसको बढ़ाना चाहिए? क्योंकि बार बार सुगबुगाहट होती थी कि 1.5 से थोड़ा बढ़ाना चाहिए जिससे कि टैक्स सेविंग में और भी ज्यादा लोगों को फायदा हो। ऐसा कुछ किया जाए तो फायदा होगा तमाम टैक्स पेयर्स को?
एब्सोल्युटली स्वाति, बिकॉज जैसे मैं अपना ही बताऊं तो अगर हम लोग नॉन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ऑप्शंस भी देखें एटीसी में, उसमें ट्यूशन फी आ जाती है जो आप अपने बच्चों के लिए स्कूल की देते हैं। आज की तारीख में जब फीस इतनी हाई है स्कूल की, उसका ट्यूशन फी का कंपोनेंट भी काफी डिसेंट इनफ होता है। 60 to 70,000 तो साल का बच्चों का आराम से ट्यूशन का कंपोनेंट ही ले जाता है, एक तरीके से देखिए बहुत लोगों के लिए। फिर अगर किसी का होम लोन है स्वाति, तो वहां पे जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जाता है वो भी आप एटीसी के बीच में अवेल कर सकते हैं। तो बहुत सारे नॉन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ऑलरेडी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो आई फील जैसे अब हर साल सैलरीज बढ़ती हैं, टैक्सेस डाले गए हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे, आई फील इन्वेस्टर्स को, इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट को डेफिनेटली देनी चाहिए। एक तो वो प्रमोट करेगा सेविंग्स को, अगर उनको एटीसी का ऑप्शन 1,50,000 से बढ़ा पाए तो एक तरीके से आप इकोनॉमी में सेविंग्स को ही प्रमोट कर रहे हैं। एंड बहुत इंडिविजुअल्स को आई एम श्योर वो इस चीज का बेनिफिट लेना चाहेंगे। सो आई मीन इट विल बी अ विश कम ट्रू फॉर लॉट ऑफ पीपल अगर ऐसा हो जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रबलीन। आप हमारे साथ मनी गुरु के इस टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट स्पेशल शो में शामिल हुई। तो इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।